हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इंस्पायर जितेंद्र कुमार और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 7 चल रही है। यूनिट नंबर 7 का पार्ट सेकंड चल रहा है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और उसमें हम आज देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी देख ली कॉम्प्लेक्स की, और हमने काइनेटिकल स्टेबिलिटी भी देख ली। लेकिन अब देख रहे हैं कुछ फैक्टर्स, क्योंकि जब स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स में तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो फैक्टर्स देखेंगे कि किन फैक्टर्स पे हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स की वजह से स्टेबिलिटी घटती है या बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो क्या करते हैं, दैट कैन अफेक्ट, जो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स आर एज फॉलोज। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किससे फाइंड आउट होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर, इसलिए हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या कह सकते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। वो इस तरह हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंड है नेचर ऑफ लिगेंड। थर्ड है आपका स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ है आपका चिलेटिंग इफेक्ट। और एक और भी होता है रेजोनेंस, और भी होते हैं वैसे काफी सारे, लेकिन हम 4 ही पढ़ने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का जो नेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो फर्स्ट अपना फैक्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में, इसलिए पहले आपको लिख के दिखा दिया है। तो फर्स्ट आपका फैक्टर स्टार्ट होता है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का नेचर, सेंट्रल मेटल आयन का नेचर, तो उसमें भी हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से, ए पार्ट पढ़ने वाले, देख लीजिए इसमें भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। ए पार्ट पढ़ेंगे आपका साइज, ये तो हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और बी पार्ट में पढ़ेंगे हम क्या, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और एक और भी पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, और सी पार्ट भी होगा एक, वो होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सी पार्ट भी होगा, वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट चल रहा है आपका फैक्टर नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, और उसमें अब हमने नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट फैक्टर देखा था साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसी तरह सेकंड और थर्ड। जब ये 3 खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम सेकंड फैक्टर पे चलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ए पार्ट, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का साइज कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो देख लेते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जितना स्मॉल साइज होगा सेंट्रल मेटल आयन का, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स आयन, उतनी ही कॉम्प्लेक्स आयन की या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। जितना सेंट्रल मेटल एटम का साइज छोटा, उतनी ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो रिलेशन क्या निकल जाएगा, या फिर कह सकते हो आप दूसरा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस होगी ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ मेटल आयन। जैसे जैसे मेटल आयन का साइज डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जितना साइज कम होगा मेटल का, उतनी ही कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है कॉम्प्लेक्स का, उसका अगर साइज कम कर दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे हमारा इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि जो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ये स्टेबिलिटी से तो पता चलती है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से, वो क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मेटल आयन की, यानी कि मेटल आयन का साइज अगर छोटा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो जितना कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में जितना साइज छोटा होगा सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, Ba+2 Sr+2 Ca+2,
Mg+2 Mn FeCO NiCu एंड Cu एंड Zn, यानी कि जितना साइज आपका छोटा होगा स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी इज कॉमनली नोन एज, और यही सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है, वेट वेट वेट, यहाँ पे ना एक हो जाएगा, ये वाला इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी इज कॉमनली नोन एज इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज्यादा साइज छोटा है, यानी कि इसका साइज छोटा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये क्या है आपका साइज का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। ठीक है, इससे ज्यादा साइज इसका, इससे ज्यादा साइज इसका, इससे ज्यादा साइज इसका, और साइज का ऑर्डर आपको पता है तो इससे रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी को, यही इस स्टेबिलिटी के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमनली इरविंग विलियम ऑर्डर, इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है आपका इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे, ये ना पूछ के फैक्टर्स ना पूछ के पूछ ले कि इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, तो आपको ये वाली सीक्वेंस बना के लिखनी है। यानी कि ये वाला आपको दे देना है कि क्या होगा, मेटल का साइज अगर कम है तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मेटल का साइज अगर क्या है ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ये अपना एग्जांपल दे दिया। अब देखेंगे आगे, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा इसमें। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट का ही नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम में, ये वाला तो हमने देख लिया, साइज का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बी पार्ट चल रहा है इसका, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का। तो हायर द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, अब उससे रिवर्स होगा ये, साइज तो जितना छोटा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन चार्ज जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये ध्यान रखना है आपको, स्मॉलर साइज होना चाहिए मेटल आयन का, तब स्टेबिलिटी होगी, और चार्ज हायर होना चाहिए। तो हायर द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन है कंपाउंड। ठीक है, क्या कह सकते हो कि स्टेबिलिटी क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ द मेटल आयन। अगर हमें कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ानी है तो क्या करें, मेटल एटम का या मेटल आयन का चार्ज बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर रिलेशन भी लिखा है कि जैसे जैसे मेटल आयन का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेटल आयन का चार्ज घटेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसीलिए मेटल आयन का चार्ज हमेशा होना चाहिए ज्यादा, साइज तो होना चाहिए छोटा लेकिन चार्ज होना चाहिए हमेशा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, FeCN6 का -3 एंड FeCN6 -4। इसमें अगर देखें तो हम देखेंगे F के लिए, हमें तो सेंट्रल मेटल एटम देखना है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है Fe की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe आएगी आपकी +3, चाहे आप देख लीजिएगा। और इधर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो इधर आएगी आपकी 6, -6 और इधर हो गया -2, माइनस गया +6 -4 एंड +6 क्या हो गया आपका +2, ये आ जाएगी आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसका साइज ज्यादा है, इस वाले का ज्यादा है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा एग्जांपल को देखकर, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है और आपसे पूछा गया है कि विच इज मोर स्टेबल या विच इज मोर अनस्टेबल, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उसमें बता सकते हैं। मेटल आयन का साइज देख लीजिए, पहले तो साइज देखना होता है, लेकिन साइज पे हम यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही मेटल आयन कैसे हैं, सेम है, यहाँ भी Fe यहाँ भी Fe। हाँ ऐसा होता कि यहाँ पर आपका कोबाल्ट है या Fe है तो हम देख सकते हैं साइज किसका ज्यादा होता है, कोबाल्ट का ज्यादा होता है Fe की रिस्पेक्ट में, तो हम कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स कर सकते थे। साइज वाला फैक्टर यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि साइज तो हम जा नहीं सकते क्योंकि दोनों मेटल आयन क्या है आपके सेम है, और जब सेम हो तो हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। और चार्ज देखकर हमें पता चला कि इस वाले Fe पे चार्ज है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका है आपका +2, तो चार्ज किसका ज्यादा, +3 वाले का। तो यही ये वाला क्या हो गया आपका ज्यादा स्टेबल, क्योंकि चार्ज वाला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जबकि साइज वाला फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्टेबिलिटी के। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम इसके नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ही चल रहा है आपका, फर्स्ट फैक्टर ही चल रहा है आपका। उसमें आप देखेंगे थर्ड टाइप यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अफेक्ट करती है आपके
स्टेबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन भी अफेक्ट करती है। कैसे करती है वो देखेंगे, पहले यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अब, ठीक है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे आप सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, यानी कि स्टेबिलिटी क्या डिपेंड करिए डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के। यानी कि कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी थी उसके 3 फैक्टर हमने देख लिए। तो कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक तो क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम का साइज अफेक्ट कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज अफेक्ट कर सकता है, उस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है। और ये तीनों फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये वाला फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं अपना सेकंड फैक्टर जो है आपका नेचर ऑफ द लिगेंड, ये वाला देखते हैं अपना नेचर ऑफ द लिगेंड। तो इस पहले एक बार लिख लेते हैं फिर देखते हैं। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, अब देखते हैं सेकंड फैक्टर। तो पहले लिख लेते हैं, अब देखो फर्स्ट फैक्टर फिनिश, सेकंड फैक्टर पे जा रहे हैं नेचर ऑफ द लिगेंड पर। ये भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। कैसे, इसको भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ए पार्ट होगा आपका क्या, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। आपको समझा रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे पॉइंट कैसे आ रहे हैं, ठीक है। बी आप भी लिख सकते हो, साइज ऑफ लिगेंड, इसका भी साइज अफेक्ट करता है। और सी पार्ट हो सकता है आपका चार्ज ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये मैंने रफली आपको बता दिया है ताकि आपको नोट डाउन करना आ जाए, ठीक है, इसलिए आपको बता के चलिए। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड फैक्टर में नेचर ऑफ लिगेंड में फर्स्ट आपका है बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेसिक कैरेक्टर भी क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। कैसे करता है देखते हैं। ऑल लिगेंड्स आर सपोज टू बी लुईस एसिड। आपको पता है जितने भी सारे लिगेंड्स हैं वो क्या सपोज किए गए हैं कि वो बेस है, लुईस बेस माना गया है ना, और मेटल को लुईस एसिड माना गया है, ठीक है। तो हमने सपोज किया हुआ है कि जितने भी लिगेंड है वो सारे क्या है, लुईस बेस हैं। हैंस इसीलिए क्या क्या बोला गया कि मोर बेसिक इज द लिगेंड, जितना बेसिक लिगेंड होगा मोर इजीली इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जितना लिगेंड बेसिक होगा उतनी ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। एंड हेंस मोर इजीली इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और उतनी ही आसानी से कॉम्प्लेक्स बना पाएगा ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी। और फिर अगर कॉम्प्लेक्स बना पाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनने पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फॉर्मेशन हो रही है यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझिए इस चीज को। जितने भी लिगेंड्स हैं उन्हें सपोज किया गया कि वो सारे लुईस बेस हैं, और लुईस बेस हैं तो जितना अच्छा क्या होगा, लुईस बेस होगा, यानी कि वो क्या होगा, उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा सेंट्रल मेटल एटम को। जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा उतनी ही जल्दी उनका बॉन्ड बन जाएगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड बनेगा यानी कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनते क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी आ जाएगी तो स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली किस पर, लिगेंड के बेसिक नेचर पर। लिगेंड का ज्यादा अच्छा बेसिक नेचर, जितना ज्यादा लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर उतनी ही अच्छी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, ठीक है।
तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो लिगेंड के बेसिक नेचर पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल NH3 H2 और HF में देखें तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? अमोनिया। तो अमोनिया ज्यादा बेसिक हो गया, फिर ये करता है, फिर आपका वाटर, वाटर के बाद HF। तो सबसे जल्दी क्या करता है ये देता है। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? ये वाला, यानी कि सबसे अच्छा बेसिक ये है, बेसिक ये है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये लेस स्टेबल, ये थोड़ा लेस स्टेबल बनाएगा, और ये तो अनस्टेबल बनाएगा। ठीक है, सॉरी ये स्टेबल बनाएगी, लेस स्टेबल, और ये हाँ ऐसे ही हो गया अनस्टेबल मान सकते हो इसको। ठीक है, लेस स्टेबल, ये भी कम बनाएगा, लेकिन ये वाला जो बनाएगा अमोनिया ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट हो गया। अब देखते हैं साइज ऑफ लिगेंड। पहले एक बार यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। बी पार्ट देखते हैं इसका, मतलब सेकंड वाले फैक्टर का बी पार्ट, साइज ऑफ लिगेंड, यानी कि नेचर ऑफ लिगेंड में पहले देखा बेसिक नेचर लिगेंड का, दूसरा देखते हैं साइज ऑफ लिगेंड। तो साइज ऑफ लिगेंड भी अफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को। इफ लिगेंड क्या है आपका? स्मॉलर है। अगर लिगेंड का साइज क्या छोटा है, स्मॉलर है, देन इट कैन अप्रोच द मेटल। तो क्या कर सकता है वो? अप्रोच कर सकता है मेटल आयन को मोर क्लोजली। जितना ज्यादा लिगेंड छोटा होगा उतना ही मेटल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होगा, अप्रोच करेगा मेटल को ज्यादा क्लोजली एंड फॉर्म, और उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। जितना छोटा होगा लिगेंड उतना ही मेटल के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, और ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो इससे फॉर्म द स्टेबल बॉन्ड। जितना इफ लिगेंड इज स्मॉलर देन इट कैन अप्रोच द मेटल मोर क्लोजली एंड फॉर्म द स्टेबल बॉन्ड। तो यानी कि लिगेंड का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, जितना लिगेंड का साइज छोटा उतना ही स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स। तो कंक्लूजन निकला कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? लिगेंड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ लिगेंड के। जितना साइज छोटा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना साइज बड़ा उतनी स्टेबिलिटी कम। ठीक है, एग्जांपल देखें FCl Br में, तो इनका साइज देख लेते हैं। साइज किसका है? सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है लिगेंड, तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी ये देगा कॉम्प्लेक्स को। तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। क्या है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आप लिख भी सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर इंक्रीजिंग पूछे तो इस तरह से इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी घटती जा रही है क्योंकि जितना छोटा आपका लिगेंड होगा उतना ही अच्छा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब बचता है इसका सी पार्ट, चार्ज ऑफ लिगेंड, वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए लास्ट इसका देखते हैं, सेकंड फैक्टर का लास्ट आपका पॉइंट, चार्ज ऑफ लिगेंड। चार्ज ऑफ लिगेंड भी इफेक्ट करता है आपकी स्टेबिलिटी को। तो जितना ज्यादा हाईली चार्ज आपका लिगेंड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। तो आपको ध्यान रखना है इससे कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ लिगेंड के, चार्ज ऑफ लिगेंड के। यानी कि अगर लिगेंड का चार्ज क्या है आपका ज्यादा है उतना ही अच्छा क्या होगा? ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अभी तक आपने 6 फैक्टर पढ़ लिए हैं, 3 इसके और 3 इसके। तो इसमें हमने पढ़ा पहले साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। साइज कैसे इफेक्ट करता है? सेंट्रल मेटल एटम का साइज, जितना साइज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलर इसमें क्या होगा आपका? बेसिक नेचर क्या है लिगेंड का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली, ये क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेसिक नेचर भी आपका हो गया लिगेंड का, ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर, और ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं आपका थर्ड फैक्टर, स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला फैक्टर देख लेते हैं अपना थर्ड। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ। आगे देखते हैं थर्ड इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भीड़ का प्रभाव। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वह ना बल्की ग्रुप, जब कोई बल्की ग्रुप या क्या हो जाता है आइदर अटैच टू, यानी कि जब कोई बल्की ग्रुप किससे अटैच हो जाता है? अटैच हो जाता है डोनर एटम से। ठीक है, अटैच हो जाता है या प्रेजेंट होता है नियर डोनर एटम।
जब कोई बल्की ग्रुप, लिगेंड है ना आपका डोनर एटम, ठीक है, और डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड, जब लिगेंड के डोनर एटम के पास या डोनर एटम पर कोई बल्की ग्रुप अटैच हो जाता है तो रिपल्शन फोर्स क्या हो जाता है बिटवीन द डोनर एटम लिगेंड की डोनर एटम के बीच और बल्की ग्रुप के बीच क्या हो जाता है, रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और रिपल्शन प्रोड्यूस होते ही एंड दिस म्यूचुअल रिपल्शन, और ये रिपल्शन प्रोड्यूस होते ही क्या कर देता है, वीकेंस कर देता है मेटल लिगेंड बॉन्ड को, क्योंकि अब रिपल्शन आ गया। मेटल जो लिगेंड है, लिगेंड की डोनर एटम और जो बल्की ग्रुप अटैच है लिगेंड के डोनर एटम से, उनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। और ये रिपल्शन मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वहाँ वीक हो जाती है एंड हैंस मेक्स द कॉम्प्लेक्स। और जब बॉन्डिंग क्या हो गई आपकी, वीक हो गई, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया, लेस स्टेबल बन गया। और इसी इफेक्ट को, यानी कि जो इफेक्ट हो रहा है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप, जो बल्की ग्रुप की प्रेजेंस में जो इफेक्ट हो रहा है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर ये जो बल्की ग्रुप की प्रेजेंस का इफेक्ट है ना, कॉम्प्लेक्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर ये जो बल्की ग्रुप की प्रेजेंस का इफेक्ट है, इसी को हम कॉमनली कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट, तो समझिए इस चीज को। जब भी क्या होगा आपका लिगेंड और मेटल के अटैच है, तो लिगेंड का जो डोनर साइड होगी ना, जो डोनर एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है मेटल को, अगर उसकी साइड पे क्या आ जाए, कोई बल्की ग्रुप आकर लग जाएगा, तो क्या होगा, लिगेंड के डोनर एटम जिस पर बल्की ग्रुप लगा है, उस डोनर एटम और बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। रिपल्शन क्रिएट होते ही वहां पर क्या हो गया, वो लेस स्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है स्टेरिक इफेक्ट के, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के। सॉरी, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी यानी कि बल्कीनेस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, इनकी भीड़ बढ़ रही है, बल्कीनेस बढ़ रही है, और बल्कीनेस बढ़ रही है तो डोनर एटम के साथ रिपल्शन बढ़ रहा है तो ये लेस स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो उल्टा होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपका। रिलेशन क्या आ गया, इनवर्सली, क्या रिलेशन आ गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का। चलिए थर्ड हो गया आपका। फोर्थ देखते हैं, लास्ट चिलेटिंग इफेक्ट, वो भी देख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट फैक्टर देखते हैं अपना, चिलेट इफेक्ट, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं चिलेटिंग या नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। The ligands attaching to the central metal ion may be of two types। जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड अटैच हो रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो चिलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं या नॉन चिलेटिंग लिगेंड हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो चिलेटिंग लिगेंड या नॉन चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड अटैच हो रहा है वो दो तरह का होगा, क्या होगा, चिलेट लिगेंड या नॉन चिलेट लिगेंड। अब ये दोनों क्या होते हैं तो समझ लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड आर दोज मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, विच कैन बाइंड टू सिंगल मेटल आयन, जो क्या कर सकते हैं, एक मेटल आयन से जुड़ सकते हैं थ्रू सेवरल बॉन्ड। एक ही मेटल आयन से अलग अलग तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, अलग अलग साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डेंटेड लिगेंड। अब आप समझिए, चिलेट लिगेंड वो लिगेंड है या वो मॉलिक्यूल्स है जो एक ही मेटल से अलग अलग तरह साइड से या अलग अलग तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट बॉन्ड्स कह सकते हो, या डिफरेंट साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड N से भी बॉन्ड बना सकता है और C से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। साइनाइड हो गया, जैसे साइनाइड N से भी बना सकता है और C से बना सकता है, यानी कि डिफरेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन वाला बॉन्ड भी और कार्बन का भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे ही होता है चिलेटिंग लिगेंड। ये वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अलग अलग तरह से अलग अलग साइड से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया थाइलिन डाइमीन, ठीक है। फिर नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, नॉन चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच कैन बाइंड, जो बाइंड हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम से
सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड हो सकते हैं थ्रू जस्ट वन साइड, यानी कि केवल एक ही साइड से बाइंड हो सकते हैं। समझिए इस चीज को। चिलेट लिगेंड तो क्या होंगे, चिलेट लिगेंड्स क्या होंगे, जो मेटल एटम से डिफरेंट साइड से जुड़ सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा साइड से जुड़ सकते हैं। लेकिन नॉन चिलेटिंग वो होंगे जो केवल एक ही साइड से जुड़ेंगे। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एक ही तो साइड से जुड़ेगा। साइनाइड हो गया, साइनाइड क्या हो गया, एक ही साइड से जुड़ रहा है। और आपका हो गया H2O, H2O क्या है, एक ही साइड से जुड़ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको साइनाइड का सिर्फ एक उदाहरण देकर समझाया था कि जो साइनाइड है वो जुड़ सकता है H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, तो ये जो आपका है नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स आर दोस लिगेंड्स व्हिच कैन बाइंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू जस्ट वन साइड, यानी कि केवल एक ही साइड से जुड़ते हैं। और इसलिए क्या कह सकते हैं हम इन्हें, एंड आर आल्सो कॉल्ड, एंड आर, अब बाद में लिखने वाला एग्जांपल, एंड आर आल्सो कॉल्ड, ये मल्टीडेंटेड खिलाते हैं और ये मोनोडेंटेड खिलाते हैं, यानी कि एक ही डेंटिसिटी है इनकी, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये मोनोडेंटेड लिगेंड खिलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन हो गया, और साइनाइड क्या है आपका, नॉन चिलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि एक ही डोनर एटम की साइड से ये अटैच होता है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। और वाटर आपका, ठीक है। अब देखते हैं चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या है, पहले तो लिगेंड्स पता चल गए, जो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स अटैच होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, चिलेटिंग भी और नॉन चिलेटिंग भी। यानी कि वो लिगेंड्स भी हो सकते हैं जो मेटल से कई तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग डोनर साइड से अटैच हो सकते हैं। और वो लिगेंड भी अटैच होते हैं मेटल से जो केवल एक ही तरह के बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक ही साइड से मेटल से अटैच होते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट देखते हैं। तो द चिलेट इफेक्ट, जो चिलेट इफेक्ट है वो क्या है, वो है कि द कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल आयन विद द चिलेटिंग लिगेंड। जो चिलेट लिगेंड और मेटल के इंटरेक्शन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द कॉम्प्लेक्स विद नॉन चिलेटिंग लिगेंड। बस इतना सा ही इफेक्ट है, आपको ये देखना है स्टेबल और नॉन स्टेबल का। तो चिलेटिंग और नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स कंफर्म कर लीजिए। अगर चिलेटिंग लिगेंड मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। अगर चिलेटिंग लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, लिगेंड आप पहचान लीजिए, चिलेट है नॉन चिलेट है। अगर चिलेट लिगेंड जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से तो वो क्या बनाएगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जबकि अगर नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स जुड़ा है तो वो क्या बनाएगा, वो लेस क्या बनाएगा आपका, लेस स्टेबल बनाएगा। ध्यान से यहाँ पे लाइन भी लिख लीजिए, जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं वो क्या बनाते हैं, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। वाइल आपके जो नॉन चिलेटिंग इफेक्ट है, लिगेंड है, नॉन चिलेटिंग लिगेंड है, वो क्या करते हैं, आपके नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स क्या बनाते हैं, आपके लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो ये क्या है आपका, क्या हो गया, ये क्या है आपका, एक ही तरह से जुड़ सकता है एन से, एन ही इसका डोनर एटम है। क्या सी दे सकता है, क्या दे सकता है, नहीं, एन देगा, सिर्फ एक ही तरह से जुड़ेगा। ये क्या है आपका, दो तरह से, ट्राइंग क्या हो गया, ये ज्यादा तरह से। तो ये ज्यादा, इसकी डेंटिसिटी सबसे ज्यादा, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि इसकी ज्यादा क्या है, डोनर साइड ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा तरह से जुड़ सकता है, ये उससे कम, ये इससे कम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये, यानी कि ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा कम, और ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये था आपके इफेक्ट जो क्या कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को, मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। 4 तरह के इफेक्ट थे, बहुत इजी है आपके। ठीक है, चिलेट इफेक्ट क्या हो गया आपका, तो आप ये भी लिख सकते हो कि चिलेट लिगेंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी को। अगर चिलेट लिगेंड लगे हुए हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को, और अगर आपका नॉन चिलेट लगा है तो वो क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करिए। और जो आपकी ये है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें जो पार्ट सेकंड है उसमें हमारा अब ये क्या हो गया आपका, 1 2 तीसरा लेक्चर है, और एक लास्ट लेक्चर और बचा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है आपका जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी एक बार नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि चिलेटिंग लिगेंड क्या होंगे, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और
और जो नॉन चिलेटिंग है वो लेस स्टेबल ऑब्जेक्ट्स रहेंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।